बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिस दिन मेरी भाभी नहा धोकर नया सूट पहन कर तैयार होती तो उस दिन मेरा भाई पूरी रात भाभी को कमरे के बाहर खड़ा कर देता। एक दिन भाभी से पूछा तो कहने लगी कि किसी दिन खुद देख लेना। भाभी के इस अजीबो गरीब जवाब पर मैं बहुत परेशान हो गई। भाभी का राज जानने के लिए एक दिन मैं नहाकर भाभी के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने भाई पर पड़ी तो हैरान हो गई, क्योंकि भाई के इर्द गिर्द तो हम दो बहनें और हमारा एक ही भाई था और उसका नाम जहूर था। मेरी माँ को मेरे भाई पर बड़ा मान था, जैसे कि माँ को अपने बेटों पर होता है। लेकिन मेरी माँ तो जहूर भाई की इतनी ज्यादा तारीफें करती थी कि इतना तो असल जिंदगी में वो अच्छा नहीं था। जब उसको गुस्सा आता तो वो मेरी माँ के सामने भी ऊंची आवाज में बोलता था। मुझे पढ़ाई करने से मना कर दिया था। फिर अम्मी ने जिद की कि मैट्रिक के बाद घर बैठ जाएगी तो लोग बातें करेंगे। सारे मोहल्ले में भाई की इज्जत नहीं थी, बल्कि उसका डर था। लोग उससे डरते थे। एक दफा मोहल्ले की एक लड़की की इज्जत पर हमला हुआ था और मेरे भाई ने उन लोगों को पकड़कर बहुत मारा था। तब से मेरा भाई पूरे मोहल्ले में मशहूर था कि बड़ा ही इज्जतदार इंसान है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे भाई की कमाई ज्यादा हुई तो वो कुछ ऐश परस्ती में पड़ गया था। उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिए। वो रात को देर से भी आता था और उसने शराब भी पी होती थी। अब इसके अलावा क्या बुरा काम करता था ये हमें नहीं पता, लेकिन अम्मी के दिमाग में वही रिवायती सोच थी कि इसकी शादी करवा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, घर में बीवी आ जाएगी तो फिर कहीं बाहर भी नहीं जाया करेगा और खुद बीवी इसको मना करेगी, ये शराब भी नहीं पिया करेगा। जबकि निहायत ही ये बुरी सोच थी। जिस लड़की को आप ब्याह कर ला रहे हैं वो कोई डॉक्टर नहीं है जो आकर आपके बेटे को ठीक कर देगी। ना ही शादी कोई तरीका इलाज है। शादी एक जिम्मेदारी है जो ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो उसको निभाने की काबिल भी हो। पर हाल भाभी भी घर आ गई और भाभी के घर आते ही भाई में थोड़ी बहुत तब्दीली भी आई थी। लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हरकत होने लगी जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। पहली बात तो ये थी कि भाभी हमसे भी ज्यादा बात नहीं करती थी, वो बहुत ही कम को थी। अम्मी ने कहा कि अच्छी बात है, बोलने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाभी ना सिर्फ खामोश रहती थी बल्कि डरी सहमी रहती थी। मैंने अपनी अम्मी को कहा भी कि भाभी के साथ कोई मसला है, कहीं भाई इसके साथ लड़ता तो नहीं है। तो अम्मी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खानदान के मर्द अपनी बीवियों के बड़े प्यारे हैं। एक ईंट उठाओ नीचे से 30 रन मुरीद निकलते हैं। तेरा भाई तो बड़ा आशिक मिजाज है। वो तो 12 साल का था तो कहता था कि मेरी शादी करवा दो, फिर घर की जिम्मेदारियों में उलझ गया। इतना खूबसूरत नौजवान है, इसको तो खुश होना चाहिए कि इसे इतना खूबसूरत शौहर मिल गया है। कोई पूरे मोहल्ले में मेरे बेटे जैसा नहीं है। मेरी माँ तो बस भाई की तारीफ करना शुरू हो जाती है। लेकिन भाभी के साथ कोई मसला था। एक दिन मैं ये देखकर हैरान हुई कि भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी, जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम क्लास रूम से बाहर खड़े हो जाओ, जबकि रात का वक्त था। उस वक्त तो भाभी को अंदर होना चाहिए था। उसने सर भी झुकाया हुआ था। जब मैं पास गई तो मुझे देखकर उन्होंने आंसू साफ कर दिए थे और आज तो उन्होंने नया सूट पहना था, नहा कर आई थी। मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं भाभी। मेरी भाभी के लंबे बाल थे, उनका नाम सिद्रा था। मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं और रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, रो नहीं रही, मेरी आंख में कोई चीज चली गई थी, लेकिन मुझे पता था कि वो रो रही थी। मैंने कहा यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई तो कमरे में है, फिर आप बाहर क्या कर रही हैं? तो कहने लगी कि यूं ही खड़ी हूं। मैंने कहा कि अच्छा, मुझे वो बताना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं भी वहां से चली गई। मैं किचन में चली गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। किचन से भाई के कमरे का दरवाजा नजर आता था। भाभी अभी तक वहीं पर खड़ी थी। मैं जब तक खाना बनाती रही मैंने रोटियां भी बनाई, साथ कुछ लवाजमात भी बनाए। भाभी वहां से टस से मस ना हुई। मेरी तरफ भाभी की पुश्त थी। पता नहीं भाभी शायद रो भी रही थी, लेकिन वहां क्यों खड़ी थी? भाई तो कमरे में बैठा था। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था।
वो शायद नहा कर आई थी। इतना प्यारा सूट पहनकर खूबसूरत लग रही थी। बाई को तो चाहिए था कि उनको कमरे से बाहर ही ना जाने देते, लेकिन वो बाहर खड़ी थी। खैर, मैं खाना बनाकर कमरे में चली गई और जब सुबह को वापस आई तो भाभी वहां पर नहीं थी। अब पता नहीं वहां पर खड़े होकर क्या कर रही थी। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद 3 दिन गुजर गए। एक दिन भाभी हमारे साथ ही बैठी थी। भाई का फोन आया। उसने कहा कि दोपहर का खाना घर पे नहीं खाऊंगा, वरना भाई का हुक्म था कि भाभी खाना सिर्फ उनके साथ ही खाएंगे। काफी देर से भाभी को बहुत भूख लगी हुई थी। फिर मैंने उनको कहा कि भाई तो नहीं आए, चलें आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा ले। लेकिन जब भाभी हमारे साथ बैठी तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीब सी बू आ रही है, कहीं तुमने कमरे में पोछा तो नहीं मारा था? तो मैंने कहा कि मैंने तो पोछा मारा है, पता नहीं बदबू कहां से आ रही है। मेरी भाभी सर झुकाकर बैठी रही और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहां से चली गई। जैसे ही भाभी वहां से वापस गई, अचानक से बदबू खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा कि लगता है कि बदबू उसी से आ रही थी, लेकिन ये तो ऐसी नहीं है। फिर ऐसी गंदी होकर क्यों फिर रही है? क्या ये नहाती नहीं है? मैं समझाती हूँ इसको। मैंने अम्मी को रोक दिया। मैंने कहा, अम्मी अच्छा नहीं लगता, हो सकता है कि उनका नहाने का दिल न कर रहा हो। तो मेरी अम्मी ने कहा कि क्यों, ये कौन सा दिसंबर जनवरी का महीना है जो उनका नहाने का दिल नहीं कर रहा? ये जून का महीना है, इंसान को रोज नहाना चाहिए और शादीशुदा औरत को तो अपने आप को बहुत ज्यादा साफ रखना चाहिए। मर्दों को इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। तो भी ये बात अपने जहन में रख, जब तेरी शादी होगी तो साफ सुथरी रहना, नहीं तो तेरा मर्द तुझे अपने दिल से उतार देगा। ये बात भाभी को समझाना जरूरी है। मैं बात करके आती हूँ। अम्मी चली गई। अब खुदा जाने उनको क्या कहा था और भाभी को ये बात कितनी बुरी लगी होगी, लेकिन वो अगले दिन भी नहीं नहाई। भाभी को ना नहाए हुए 5वां दिन था और सुबह सुबह उनके हाथ में एक नई अंगूठी थी। उनका सारा सामान हमने ही खरीदा था और शादी के बाद से वो बाजार भी नहीं गई थी। इसलिए मैंने पूछा, भाभी ये अंगूठी कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने सुबह सुबह ही दी है। वो इस बात पर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि वाह, लगता है आजकल भाई का मूड बहुत अच्छा है। खैर, अच्छी बात है ना, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो भाभी ने जेरे लब कहा कि हाँ, अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन कोई पता नहीं रात तक इनका मूड फिर से खराब हो जाएगा। मैंने कहा, क्यों, मूड क्यों खराब हो जाएगा? आपने क्या उनकी कोई बात नहीं मानी? तो कहने लगी, कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, जैसे कोई इंसान गुनाह करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जो उसे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और उसको पता है कि मैं ये काम गलत कर दूंगा। मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी और यहां से थोड़ी देर के बाद वो नहाने चले गए। क्या वो नहाने की बात कर रही थी? लेकिन नहाना तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें कोई गुस्सा करे। खैर, बाकी भाभी के वजूद से काफी बू आ रही थी। वो नहाकर वापस आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उन्होंने फिर से नया सूट पहना था। मैंने उनको ये नहीं कहा कि इसी तरह नहा धो कर रहा करें, अच्छी लगती हो, पर उनकी तारीफ की ताकि वो खुद समझ जाए। नहा धो कर रहेंगी तो सब उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन जब भाई घर आए तो फिर से एक मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। भाई घर आ चुके थे और मेरी भाभी फिर से दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। इस दफा तो वो बाकायदा रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ? तो मुझे चुप रहने का इशारा किया कि चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। मैंने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप और क्यों कमरे से बाहर खड़ी हैं? वो कहने लगी कि तुम भी एक दिन समझ जाओगी कि ये सब कुछ क्यों होता है, लेकिन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। भाभी ने मजीद रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उनको एक तरफ ले गई। मैंने कहा, क्या बात है, मुझे पूरी बात बताएं। तो कहने लगी कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई शराब पीता है। मैंने कहा कि हमें पता है, लेकिन अम्मी कहती थी कि शादी हो जाए तो ये सब कुछ छोड़ देगा। मेरी भाभी ने कहा कि क्यों छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा? नहीं छोड़ा है उसने ये सब कुछ। मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो शराब पीते हैं, लेकिन उसका ताल्लुक इस बात से क्या है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? उन्होंने आपको बाहर क्यों निकाला है? तो कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी। खैर, थोड़े दिनों के बाद फिर से भाभी ने नहाना छोड़ दिया और उनके वजूद से फिर से बू आने लगी, वो भी बहुत ही बुरी। ज्यादा गर्मी का मौसम था
کوئی بھی انسان اگر 4 سے 5 دن تک نہیں نہائے گا تو اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ بھابی جب امی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تو امی سرے عام ناک پر ہاتھ رکھ لیتی یا اپنا دوپٹہ رکھ لیتی۔ میں نے امی کو اشارہ کیا کہ ایسا نہ کریں، تو امی کہتی آخر اس کو نہانے میں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نہیں نہاتی یہ؟ کیا اس کی ماں نے اس کو کچھ نہیں سمجھا کے بھیجا ہے؟ لیکن بھابی بہت زیادہ پریشان بھی رہتی تھی اور شرمندہ بھی نظر آتی تھی۔ ایک دن بھابی نہائی اور پھر سے دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی، لیکن جن دنوں وہ نہا نہیں رہی تھی ان دنوں بھائی کا موڈ بہت اچھا تھا۔ بھائی ان کے لیے تحفے بھی لا رہے تھے اور رات کو ان کے لیے بریانی بھی لائے تھے، کیونکہ گھر میں دال پکی تھی اور بھابی نے کہا تھا دال کھانے سے معدے میں جلن ہوتی ہے۔ اتنے نخرے تو وہ ان کے اٹھاتے تھے، پھر وہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ جب بھی وہ نیا سوٹ پہنتی اور نہا دھو کر صاف ستھری ہو جاتی تو ان کو کمرے سے باہر نکال دیتے تھے۔ ان ساری باتوں کا کیا مطلب تھا؟ امی تو کہتی تھی کہ مرد کو صاف ستھری عورت اچھی لگتی ہے جس کے وجود سے خوشبو آ رہی ہو، اس نے اچھے سے بال بنائے ہوں، نیا سوٹ پہنا ہو۔ میری بھابی تھی خوبصورت، ان کا گورا رنگ تھا، ان کو ہر کلر بہت اچھا لگتا تھا، لیکن یہ کیا چکر تھا کہ جس دن بھی بہت زیادہ خوبصورت اور صاف ستھری نظر آتی تھی اس دن بھائی ان سے جھگڑا کر کے انہیں کمرے سے باہر نکال دیتے تھے، اور جس دن بھابی کے وجود سے گندی بدبو آ رہی ہوتی تھی اس دن بھائی ان کے صدقے واری جاتے تھے، ان کے لیے تحفے بھی لے کر آتے تھے۔ اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، لیکن مجھے شک ہو گیا تھا کہ اس گھر میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی کو کس قسم کے شوق تھے؟ جب میں بھابی سے کچھ پوچھ رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دن تمہیں پتہ چل جائے گا، اور ایک دن مجھے موقع بھی مل گیا۔ سارا کچھ حق میں تھا۔ صبح صبح اچانک سے بھابی اپنے میکے چلی گئی۔ ان کو کال آئی تھی کہ ان کی امی کی طبیعت خراب ہے۔ میری امی بھی گھر پہ نہیں تھی، اپنی کسی خالہ کے گھر گئی تھی۔ مجھے میری بھابی نے کہا کہ تمہارا بھائی فون نہیں اٹھا رہا، جب وہ آئیں تو ان کو بتا دینا کہ میری ماں کی طبیعت خراب ہے، اس لیے میں میکے گئی ہوں، نہیں تو وہ مجھے ڈانٹیں گے۔ میں نے کہا کیوں ڈانٹ پڑے گی؟ کیا اپنے میکے جانا بری بات ہے؟ کیا آپ اپنے میکے نہیں جا سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ بنا بتائے تو نہیں جا سکتی نا۔ میں نے کہا کہ میں ہوں نا، میں بھائی کو بتا دوں گی، آپ آرام سے جائیں۔ اور بھابی جلدی میں اپنا فون بھی گھر ہی بھول گئی۔ ان کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ماں بیٹی کا معاملہ تھا، لیکن آج میرے دماغ میں ایک منصوبہ آ چکا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بھائی گھر آیا تو سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے دروازے کے باہر پردہ تو رہتا ہی تھا، نیا شادی شدہ جوڑا تھا، اس لیے امی نے کہا تھا کہ اگر دروازہ کھلا بھی ہو تو پردہ گرایا کرو، کیونکہ گرمی کی وجہ سے دروازہ بند نہیں رکھتے تھے، تو آگے پردہ ضرور ڈال کے رکھتے تھے، کیونکہ امی کہتی تھی کہ گھر میں جوان بہن ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ بھائی کمرے میں چلا گیا اور وہاں سے آوازیں دینے لگا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ میں جلدی جلدی نہا دھو کر بھابی کے کپڑے پہن کر پردے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس طرح کھڑی ہو گئی کہ بھائی کو صرف میرے پاؤں ہی نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی، میں نے جوتا بھی بھابی کا ہی پہنا تھا۔ میں بھی بھابی کی طرح گوری خوبصورت تھی، میرا رنگ بھی بھابی جیسا ہی تھا۔ اب میں وہاں پر کھڑی تھی، بھائی نے دیکھ لیا کہ میں باہر کھڑی ہوں۔ اس کے بعد میرا بھائی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگا۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر جب سمجھ آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچھا تو آج پھر نہائی ہے؟ نہیں، تو مجھے ایک بات بتا کہ تو بڑی نیک پارسا ہے، بڑی خوبصورت ہے، نہائے گی نہیں تو میلے ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں تیرے کالے ہو جائیں گے۔ بڑی تم نمازی عورت ہے، تیرے سے زیادہ کوئی نمازی عورت اس دنیا میں نہیں ہے جو تو روز روز نہا آتی ہے۔ میرے بھائی نے کہا اور کوئی چیز اٹھا کر میرے قدموں کے قریب پھینک دی۔ اب کیا بت بن کر کھڑی ہے؟ آج تجھے تیری اوقات یاد آ گئی ہے؟ میرے آنے سے پہلے ہی غلطی کی ہے نہانے کی، میرے آنے سے پہلے اس جگہ کھڑی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بے عزتی کی عادت ہو گئی ہے تجھے۔ مجھے اب باتوں سے نہیں بلکہ تجھے لاتوں سے سیدھا کرنا پڑے گا۔ باتوں کی تو اب تجھے عادت سی ہو گئی ہے، اب مجھے اپنے ہاتھ چلانے پڑیں گے۔ جب میں نے کہا ہے کہ مجھے نہائی ہوئی عورت نہیں پسند تو کیوں نہاتی ہے تو؟ میرا بھائی اتنی بری طرح چلا رہا تھا۔ آج سمجھ آیا کہ بھابی واقعی ان سے کیوں ڈرتی تھی۔ آج مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا بھائی اس بات پر انہیں ڈانٹنے لگتا تھا کہ وہ نہائی کیوں، لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو اس بات سے کیا مسئلہ تھا۔ میرے بھائی نے مزید باتیں سنانا شروع کر دی کہ ایک کام سے منع کیا ہے نا،
फिर भी करती है, जिद लगाती है मेरे साथ। तू क्या चाहती है कि मैं गुस्सा करूं? मेरा गुस्सा तुझे अच्छा लगता है? थोड़ी देर के बाद भाई बुरी गालियां बकने पर आ गया और मेरा भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने अचानक से पर्दा हटाया तो भाई मुझे देखकर हैरान रह गया और मैं भी भाई को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरा भाई सामने बैठा कोई अजीब सी चीज खा रहा था जिससे बहुत ही बुरी बू आ रही थी। मेरे भाई ने भी एक साथ कहा कि तुम यहाँ पर अपनी भाभी के कपड़े पहन कर क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? ये खाना तो हलाल नहीं है, इसको तो नहीं खाना चाहिए। मैं हैरान रह गई। तो मेरे भाई ने सर झुका लिया और कहा कि इसका मतलब है कि सारी बातें तुमने सुन ली? मैंने कहा कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं, और अब आप मुझे बताएं कि क्या बात है, आप भाभी के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं? इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको और आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। क्या हो जाएगा जो वो नहा लेगी और आप यहाँ बैठकर ये गंदगी क्यों खा रहे हैं, जबकि घर में अच्छा खाना आपके लिए बनाया गया है। भाभी अपने मैके गई है, उनकी अम्मी की तबीयत खराब हो रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इस घर में होने वाली हरकतों की वजह से काफी परेशान थी, इसलिए मैंने ये देखना था कि आप भाभी पर गुस्सा क्यों करते हैं। और फिर भाई ने मुझे आराम से सारी बात बताई। मैं हैरान ही रह गई। उन्होंने कहा कि पहले हमारे घर में बहुत ज्यादा गुर्बत थी, तो उस वक्त तुम 3 साल की थी, तुम्हें ये बात याद नहीं होगी। हमारे घर में इतनी गुर्बत थी कि खाने को 1 रुपया भी नहीं होता था। घर के कोनों खुदरों से मैं 1 रुपये के सिक्के जमा करके 8-10 रुपए का सालन लेकर आता था, तो हम 3 बंदे सालन खा लेते थे। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं शक्ल का तो अच्छा था, लेकिन मुझे मेरे पास कोई हुनर नहीं था और तालीम की डिग्री भी नहीं थी। समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। फिर बाबा भी इस दुनिया से चले गए। तब मैं एक आमिल बाबा के पास गया और उसने मुझे कहा कि तू एक अमल कर तो तेरे पास दौलत खत्म नहीं होगी, लेकिन इस अमल में तुझे नहाना नहीं है, नापाक चीजें खानी है, कोई अच्छा काम नहीं करना। अगर कल को तू शादी करता है तो फिर अपनी बीवी को भी कहना है कि वो भी गंदगी में रहे, वो नहाए नहीं, तो इस तरह तुम्हारे पास दौलत की रेल पेल हो जाएगी। उसने मुझे पढ़ने के लिए कोई चीज भी बताई थी, और जब मैंने ये सब किया और मैं गंदा रहने लगा, गंदगी में रहने लगा, गंदी चीजें खाने लगा, तो वाकई हमारे घर में दौलत आने लगी और आज ये घर उसी दौलत से ही चलता है। तुम खुद बताओ क्या चीज है जो नहीं है? क्या आज तक मैंने कभी कहा है कि मैं नहीं लेके दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं? मैं शादी भी नहीं करना चाहता था कि फिर औरत मेरी बात नहीं मानेगी। माने ना माने, इसीलिए तुम्हारी भाभी को कहता हूं कि वो भी गंदी रहे। 4-5 दिन गंदी रहती है, लेकिन फिर उसका कुछ हो जाता है। वो कहती है कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकती और जाकर नहा लेती है। इसीलिए जिस दिन भी वो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनती है, मेरा उससे झगड़ा हो जाता है। मैं गुस्से से उसे कमरे से निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर हम इस तरह सफाई में रहने लगेंगे तो मेरी दौलत बंद हो जाएगी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने अपने भाई को कहा कि आप किस तरह की बातों में पड़े हैं? आपको ये गलत बात किसने कही? आप मेहनत करते हैं, इसलिए आपको पैसे मिलते हैं। अल्लाह ने रिस्क देने का वादा किया है, जो मेहनत करेगा, और सफाई तो निस्फ ईमान है। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप शिरक कर रहे हैं। भाई, आपको इसकी सजा मिलेगी। जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। आप ये सब कुछ करना छोड़ दें, ये गंदी चीजें नहीं खाएं। मैंने वो चीज उठाकर कूड़े में फेंक दी और भाई को समझाया। भाई ने कहा कि अगर फिर से हम पर गुर्बत आ गई तो अब तुम और तुम्हारी भाभी भी हैं और वो माँ बनने वाली है। सुबह ही उसने मुझे ये बात बताई है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमारे साथ है। भाई ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे हैं, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। मैंने कहा कि आप भरोसा करें, अभी से सब कुछ छोड़ दें और तौबा करें। मैंने भाई को अपनी कसम दे दी। मैं उनकी छोटी बहन थी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उसने मेरी बात मान ली। वो हाथ धोकर पाक साफ हो गए। जब भाभी वापस आई तो जाए नमाज पर बैठा देखा। मेरी भाभी ने देखा उनको तो वो हैरान रह गई, क्योंकि जैसे ही वो घर में कदम रख रही थी, इसलिए उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाँ में सर हिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने सारे इस तरह के काम छोड़ दिए और 5 वक्त का नमाजी हो गया। मेरी भाभी भी खुश थी। हमारे घर का माहौल भी ठीक जा रहा था।
اور پھر ایک دن ہمیں یہ خبر ملی جس بندے کے ساتھ میرے بھائی نے گاڑیوں کی پارٹنرشپ کی ہوئی تھی وہ بندہ ہمیشہ کے لیے باہر کے ملک جا رہا ہے، اس لیے اس کو اچھی نوکری مل گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی پورے کا پورا کاروبار خود بھی سنبھالے۔ یعنی میرا بھائی اس کاروبار کا اکلوتا وارث تھا، کیونکہ وہ بندہ ویسے بھی بہت امیر تھا، اسے تھوڑے سے پروفٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ ہمیں فائدہ ہی ہوا۔ میرے بھائی نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے۔ بھائی نے دل سے توبہ کر لی اور اب وہ ہمیشہ صاف ستھرے رہنے لگے۔ ہم بھی اس بات سے خوش تھے کہ بھائی سیدھے راستے پر آ گئے اور اس گھر میں بھی حلال کی کمائی آ رہی ہے۔ بابی نے بھی خوشخبری سنا دی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن آج بھی سوچتی ہوں کہ میرے بھائی کو جس نے اس طرف لگایا وہ بھی بہت برا انسان تھا، کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ اس طرح کے عمل ہوتے ہیں اور ان عملیات میں آپ نے گندگی میں رہنا ہوتا ہے، نجس چیزیں کھانی ہوتی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی، اور واقعی اس طرح کے لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ بھائی کے لیے اگر دولت آ رہی تھی تو وہ اس کی محنت کا پھل تھا، لیکن اس نے اسے اس بات سے جوڑ دیا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، میرے پاس دولت ہے، جو کہ بہت بڑا شرک تھا۔ لیکن میرا بھائی کہتا ہے کہ تم نے وقت پر میری آنکھیں کھول دی، نہیں تو مجھے اس شرک کی سزا ضرور ملنی تھی۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے شرک کر کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں۔ اللہ نے شرک کی معافی نہیں رکھی ہے اور اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔